चलिए बच्चों, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। पहले तो बताइए सब लोग कैसे हैं, फाइन है एकदम कि नहीं? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है बच्चों। लास्ट क्लास में शायद आपको मैंने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह समझा दिए थे, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, ठीक है। और ग्राफ राफ उनके सारे समझा दिए थे। नेक्स्ट हमारा आज टॉपिक है लास्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जरा सोचो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और आपने इसके पहले वाली क्लास में डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो मैटर वेव, ये आपने पढ़ लिया था। जरा सोचो, तो मैं इसको समझाने के पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। इसको समझने के पहले एक पॉइंट हम ड्रॉबैक्स, बोर मॉडल। जरा सोचो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब बोर की प्रॉब्लम क्या थी। बोर ने बच्चों इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके काम किया था। तो अकॉर्डिंग टू द बोर, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए पार्टिकल, एज ए मूविंग पार्टिकल, बस अपन ऐसा बोल सकते हैं, मूविंग पार्टिकल। तो यहां पर हमारा बोर फेल हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को केवल मानता है मूविंग पार्टिकल, केवल मूविंग पार्टिकल। जबकि आजकल हम जानते हैं कि हमारा डी ब्रोगली, ये प्रॉब्लम को समझिए, डी ब्रोगली क्या कहता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मतलब अब डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मैटर वेव, मतलब ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो वेविकल है, वेविकल, पार्टिकल का सीएलई और वेव का हमने वेव ले लिया, वेवलेंथ का। तो वेविकल हम अब आजकल इसे कहने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन को वेविकल कहते हैं, ठीक है, वेवी नहीं वेविकल, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप सब अच्छे से पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि वो बेचारा इलेक्ट्रॉन को मूविंग पार्टिकल ही बता पाया, जबकि आगे डी ब्रोगली ने मैटर वेव रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वेव की तरह भी काम करता है पार्टिकल के साथ साथ। और लास्ट क्लास में आपको पार्टिकल नेचर पूरा एक्सप्लेन किया था, पर वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वेव नेचर तो बहुत बड़ा मामला है। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वगैरह आप जानते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो आप लाइट में उसे पढ़िए, फिजिक्स में पढ़िए, सब पार्ट ऑफ फिजिक्स। वैसे भी पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 80% भाग तो फिजिक्स का ही है। तो आपका जो डी ब्रोगली है वो भी फिजिसिस्ट है, और हाइजेनबर्ग ये भी फिजिक्स का ही साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी, हम जानते हैं बोर कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकती, ये फिक्स ऑर्बिट है, इनकी एनर्जी फिक्स है, बिल्कुल सही है। पर इनका रेडियस फिक्स है, ये नहीं है सही, ठीक है, ये बढ़ते घटते रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है। तो आपके बोर के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिट है ये कैसी है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, इनका फिक्स्ड ऑर्बिट है, ठीक है। वहां ध्यान से सुनना, बोर ने ऑर्बिट के बारे में बतलाया, लेकिन बोर ने सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और उनके अंदर ऑर्बिटल, इसके बारे में बोर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो बोर केवल बात करता है बेटा ऑर्बिट की, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट, और अच्छे से लिखें सर्कुलर ऑर्बिट। तो बोर एक्सप्लेन अबाउट द सर्कुलर ऑर्बिट। जबकि आजकल हम जानते हैं
कि सब ऑर्बिट के साथ साथ अब उनके अंदर ऑर्बिटल भी है। इसलिए मैंने आपको रियल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है क्वांटम नंबर वो मैंने आपको 1 2 3 क्लास में समझाए थे। इसीलिए मैंने समझाए थे कि आप रियल एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले समझ लें, फिर जो पुराने हैं उनको तो हम समझते रहेंगे, उन पर क्वेश्चन जो आएंगे वो हम आराम से समझ पाएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन हम आराम से समझ पाएंगे। तो बोर केवल इसकी बात करता है, इनकी बात नहीं करता है। उसको सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में कोई नॉलेज उस समय नहीं था। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, हम अगर ध्यान से समझिएगा, हम अगर मान लीजिए ऑर्बिट की स्पेक्ट्रम लाइन लेते हैं, ये ऑर्बिट की स्पेक्ट्रम लाइन है, तो ऑर्बिट की स्पेक्ट्रम लाइन में ये फाइन लाइन है जो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, और उनमें भी ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, वेरी फाइन लाइन, अल्ट्रा फाइन लाइन। ये अब देखो, ये हो गई आपकी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने वाली, ये आपकी हो गई सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने वाली, ये हो गई आपकी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाली। तो अब आप जरा सोचो, तो हमारा जो बोर है बेटा, वो ऑर्बिट की स्पेक्ट्रम लाइन को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये फाइन लाइन और अल्ट्रा फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये तीसरा ड्रॉबैक हो गया, ये तीसरा ड्रॉबैक हो गया कि ये क्लोजली स्पेस्ड, या इनको अपन फाइन लाइन कह सकते हैं, फाइन लाइन या अल्ट्रा फाइन लाइन, अल्ट्रा फाइन लाइन। तो हमारा बोर वेरी क्लोज या क्लोजली स्पेस्ड फाइन लाइन, इसको आप बोल सकते हो क्लोजली स्पेस्ड फाइन लाइन और अल्ट्रा फाइन लाइन को बोर एक्सप्लेन नहीं करता है। बोर केवल बात करता ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इसमें जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, ठीक है। पर अल्ट्रा फाइन लाइन और वेरी क्लोजली स्पेस्ड फाइन लाइन की एक्सप्लेनेशन बोर से नहीं मिलती। तो ये बोर का तीसरा ड्रॉबैक है। तो आप ड्रॉबैक लिखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझ लो, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरी के अंदर से आ रहे हैं, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और आप 2000 अभी जो पेपर होने वाला है 12 तारीख को, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे आपको करना है। तो मैं आपको सही गाइड करूंगा, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। तो 1 2 3 तीनों बातें आप लिख लें, ठीक है। अगली बात लिख ली तीनों बातें। यस सर। तो अगली बात ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको वहां पर, जब मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा रहा था, ध्यान में लाओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको एक बात समझाई थी, जो स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट आप जानते हैं, ये वही जीमैन इफेक्ट है जब आप सब सेल की स्पेक्ट्रम लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिख दे रहा हूं, आपको पढ़ा हुआ है, आर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉल्ड, इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल नहीं करता है। Splitting of spectrum line under the influence of magnetic field is called Zeeman effect, and under the influence of electric field is called Stark effect, and these spectrum lines are not explained by the Bohr model. तो ये उसका चौथा ड्रॉबैक है। तो स्पेक्ट्रम लाइन का एक्सप्लेनेशन बोर से नहीं होता, जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को बोर नहीं समझाता है, सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल को बोर नहीं समझाता है। अगली बात देखिए, बोर का पांचवा पॉइंट समझिए। बोर कहता है कि
एक मिनट, बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही वैलिड होता है। याद है सबको, मैंने सबसे पहले जब आपको बोर मॉडल पढ़ाया था तो उस समय मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखवाया था कि बोर केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम को ही एक्सप्लेन करता है। माने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी जरा सा बोल देता हूं। ये 1 इलेक्ट्रॉन यूनी इलेक्ट्रॉन आयन, जैसे आपका एक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस आयन हो गया, लिथियम +2 आयन हो गया, बेरिलियम +3 आयन हो गया, इनको एक्सप्लेन करता है, केवल ओनली इनको एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बस उन्हीं को एक्सप्लेन करता है। हीलियम उससे एक्सप्लेन नहीं हुआ, लिथियम नहीं, सोडियम नहीं, केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज एक्सप्लेन बाय बोर, क्योंकि उनमें ऑर्बिट की जरूरत होती है, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है। आपको ये बात भी मैं समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। एनर्जी वाले केस में आप जाइए, एनर्जी जब मैंने समझाई है 1s 2s 3s की, सब सेल की, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में सब सेल की, हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल की, सभी जगह। तो एनर्जी वाले चैप्टर में, लेक्चर में आप जरूर देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। माने बोर ने हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम वगैरह इनको, या कैल्शियम, आयरन, इनको किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, इनको एक्सप्लेन नहीं किया। माने हम सीधी सी बात, बच्चों की बात लिखें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर बोर वैलिड नहीं है, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही बोर वैलिड होता है। तो अब आप, ये ड्रॉबैक हो गया कि भाई जब इतना एडवांस केमिस्ट्री हो गया है तो आप अभी केवल हाइड्रोजन एटम पर ही पढ़े हो। तो अभी भी आज की डेट में भी हाइड्रोजन एटम को भी कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अभी भी आज की डेट में, समझ गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक को ही पर ही वैलिड होता है, बाकी इन पर किसी पर नहीं होता। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर हमारा बोर वैलिड नहीं है। आगे की बात, अगली बात, बोर का अगला ड्रॉबैक समझिएगा, जो भी नंबर हो डाल लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम, ध्यान से सुनिएगा। बोर कहता है कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का रेडियस फिक्स है, रेडियस फिक्स है जो आप जानते हो, रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू n²/z, ये चीज आपको जानते हो बिल्कुल कि रेडियस फिक्स है। ये कितनी है, 0.53 इंटू n²/z, ये फिक्स है। इसकी रेडियस फिक्स है तो इसकी एनर्जी फिक्स है, एनर्जी फिक्स्ड है, कितनी है, -13.6 इंटू z²/n², ये भी जानते हो। रेडियस फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम जो आप जानते हो क्या, mv r = n इंटू h/2π, किसमें, ऑर्बिट में। एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल सब ऑर्बिट नहीं, ये ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप गड़बड़ कर दे, ऑर्बिट की, ये फिक्स है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूम रहा है उस पाथ का रेडियस फिक्स, एनर्जी फिक्स, एंगुलर मोमेंटम फिक्स। तो बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन किया जा सकता एक्यूरेटली। बोर क्या कहने लगा, ये बोर का प्रॉब्लम समझिए, ये सारी बातें जब फिक्स है तो अकॉर्डिंग टू बोर, मैं अकॉर्डिंग टू बोर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर, पोजीशन एंड मोमेंटम of an electron can be determined simultaneous and accurately. It is
स्टेटमेंट ऑफ बोर। और अब आप बताओ ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं, डी ब्रोगली साहब बोल चुके हैं कि वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, और जब वेव की तरह बिहेव करता है तो उसका पाथ डेफिनेट नहीं हो सकता, उसका पाथ डेफिनेट नहीं हो सकता, ठीक है, वो घटते बढ़ते रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी बतलाता है, ठीक है, वेव तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो position and momentum of an electron can be determined simultaneously and accurately. This is the statement of Bohr, और यही स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट को हाइजेनबर्ग ने नकार दिया, इस स्टेटमेंट को हाइजेनबर्ग ने नकार दिया। समझ आ गया? तो ये स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग ने नकार दिया, इसको कहा कि ये स्टेटमेंट आपका, बोर साहब ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, बोर साहब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ गई, ये करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए wave also, as a behave wave also। अरे भाई पार्टिकल तो है ही, पार्टिकल तो है ही, पर वेव की तरह भी बिहेव करता है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट को हाइजेनबर्ग ने सही तरीके से लिखा। अब बताओ बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स क्लियर हो गए तुम लोग को? तो ध्यान देना बच्चों, हाइजेनबर्ग कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये वर्ड ही यूज कर दिया, इम्पॉसिबल है ऐसा कि आप एक साथ मोमेंटम और पोजीशन को कैलकुलेट कर सको, ये इम्पॉसिबल है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम। ये मोमेंटम जो होता है एम डेल्टा वी होता है, ठीक है, और ये पोजीशन है डेल्टा एक्स। तो यहां पर आप डेल्टा वी भी यूज कर सकते हो और मोमेंटम भी यूज कर सकते हो। आर वेलोसिटी, मोमेंटम की जगह आप आर वेलोसिटी भी यूज कर सकते हो, आर वेलोसिटी। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन simultaneously and precisely। precisely का मतलब accurately, accurately। it is impossible, impossible word पर ध्यान दीजिए, it is impossible to determine the momentum and position of an electron simultaneously and precisely। इलेक्ट्रॉन हो या वो इलेक्ट्रॉन की जगह आप कोई और भी माइक्रो पार्टिकल ले सकते हैं, एटम भी ले सकते हैं। तो ये भाई साहब हाइजेनबर्ग ने इस बात को बोला कि बोर का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अब इलेक्ट्रॉन भैया पार्टिकल नहीं है, वेव है, और जब वेव है तो वो कैसे चलेगा, वेव के अकॉर्डिंग, और वो वेव है तो वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट होता है, एक्स अकेले पे नहीं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट होता है, ठीक है। कभी तुमने क्रैब को चलते देखा, केकड़ा जो क्रैब रहता है जिसके बहुत सारे वो पैर होते हैं, आपको लगेगा कि ये इधर जाना चाहिए, वो ऐसा ऐसा जाता है, 2 डायमेंशन में लगता, कहीं जाते दिखता है, कहीं जाता है, कहीं उसकी आंख देखती है, कहीं वो चलता है, बड़ा अजीब दिखता है, बहुत मजा आता है उसको देखने में, कभी देखना। तो
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्स इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर प्रोपेगेट होता है. So it is impossible to determine the position and momentum of an electron simultaneously and precisely. Next बात, इसको लिख लिया सबने. यानी आप अगर पोजीशन एक्यूरेट देखने जाओगे तो मोमेंटम बदल जाएगा, अगर मोमेंटम एक्यूरेट देखने जाओगे तो पोजीशन बदल जाएगी, या वेलोसिटी देखने जाओगे तो पोजीशन बदल जाएगी. तो एक को यदि आप एक को करेक्टली डिफाइन करोगे तो दूसरा बदल जाएगा, ठीक है, और यदि इसको आप करेक्टली डिफाइन करोगे तो ये बदल जाएगा. तो ये प्रॉब्लम है, इसको आप लिख लें चाहे तो. यदि हम पोजीशन कैलकुलेट करने जाते हैं एक्यूरेटली तो मोमेंटम बदल जाता है, यदि हम मोमेंटम कैलकुलेट करने जाते हैं तो पोजीशन बदल जाती है. दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ऐसा समझो कि तुम अभी यहाँ ऐसे खड़े हो बिल्कुल कि ये तुम्हारी पोजीशन, तुम यहीं पर हो, ये पोजीशन है तुम्हारी. तुम पर लाइट डाला, जैसे ही तुम पर लाइट डालेंगे, भाई मोमेंटम चेक करना है, लाइट डाला तो एकदम ऐसे हो गया, क्या हुआ, पोजीशन बदल गई. तो अब क्या हुआ, जिस पॉइंट पर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे थे उस पॉइंट पर पोजीशन बदल जाएगी. ऐसा सिंपल सा समझना है हमको, ठीक है. तो ये बात आपको क्लियर हो गई. देन a mathematical statement of Heisenberg. Mathematical statement of Heisenberg. Heisenberg कहता है डेल्टा x that is the uncertainty in position and delta p momentum equal are greater to h upon 4 pi. इक्वल या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए h upon 4 pi. कई बुक में h upon 2 pi लिखा है पर वो सही नहीं है. अब सही यही माना जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल आर ग्रेटर टू एच अपॉन 4 पाई. यहां पर डेल्टा एक्स का मतलब हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. अनसर्टेनिटी का मतलब एक तरह की एरर, ध्यान से समझना, एक तरह की एरर. जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहता हूं कि तुमको अपनी गाड़ी चलाना है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बिल्कुल 100 मीटर पर सेकंड, ना इधर ना उधर. तो कभी कहते हो तुम सर कभी 100.5, सर जस्ट 0.5 का ही तो डिफरेंस आया, 0.5 थोड़ा सा इधर हो गया सर, जरा सा ब्रेक ऐसा हो गया, बस उसके कारण या तो 0.5 बढ़ गया या 0.5 कम हो गया, या तो 0.5 बढ़ गया 100.5 हो गया या 99.5 हो गया. इसका मतलब आपका 100 में कितनी एरर हो गई, 100 मीटर पर सेकंड में आपकी कितनी एरर हो गई, 0.5 मीटर पर सेकंड की. तो जो 0.5 मीटर पर सेकंड की जो एरर है वही आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हो गई. तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब एरर इन पोजीशन. मेजरमेंट ऑफ एरर इन पोजीशन बहुत अच्छे से लिखना है. तो मेजरमेंट ऑफ एरर इन पोजीशन, मेजरमेंट ऑफ एरर इन पोजीशन. और डेल्टा पी लिख देता हूं पहले. डेल्टा पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम. और बेस्ट लिखना है तो मेजरमेंट ऑफ एरर इन मोमेंटम, इन मोमेंटम. अब हम जानते हैं डेल्टा पी इक्वल टू होता है एम डेल्टा वी. एम मास है, मास तो फिक्स है पर वी तो चेंज हो सकता है, वेलोसिटी. तो डेल्टा वी ये हो गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, ध्यान से सुनना, जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आप इक्वल से सॉल्व करेंगे हमेशा. न्यूमेरिकल को आप ध्यान रखें इक्वल से, इक्वल होना चाहिए. डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों का प्रोडक्ट एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होना चाहिए. इक्वल तो हो सकता है
अब इक्वल से ज्यादा भी, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए के बराबर ये पेन 100 रुपए में आता है, पर मेरे पास 100 से ज्यादा है, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, तो ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। पर जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो इससे, तो मैं फिर भी ये अभी बना रहा हूँ ऐसा। तो बताइए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल आर एच अपान 2 पाई इंटू 2, एच अपाई 2 पाई, एच अपान 2 पाई इंटू 2, एच अपान 2 पाई को हम बोलते हैं एच डिराक। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, ये एच डिराक है, ये एच, इसको एच अपान 2 पाई को एच डिराक अपान 2 भी लिख सकते हैं। तो ये बात आप समझ लेना, एच अपान 2 पाई का वैल्यू होता है एच डिराक। ये बात मैं आपको वहां भी समझा चुका हूं जब हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे और आपको मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझा रहा था, और एजीमुथल क्वांटम नंबर में अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और उनकी बात जब हम कर रहे थे, तब हमको मालूम है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल आर ग्रेटर टू एच अपान 2, एच डिराक अपान 2। ये बात ध्यान रखिए ताकि गलती ना हो, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख लीजिए। एच अपान 2 पाई को ही हम एच डिराक कहते हैं। कभी कभी हमको ये दिखता नहीं है, क्वेश्चन में रहता है, हमको दिखता नहीं है, हमसे गलत हो जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। और इसको फिर से इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल आर ग्रेटर टू एच अपान 4 पाई। इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल आर ग्रेटर एच अपान 4 पाई एम। तो एक इक्वेशन आपका ये है। जब हम बात करें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, द product of uncertainty in the velocity and uncertainty in the position and uncertainty in velocity are greater to h upon 4 pi m, और डेल्टा एक्स प्रोडक्ट डेल्टा पी h अपॉन 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर। तो आप ये चार छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लिखिए, तो बताइए ये सब बातें आपको समझ आ गई अच्छे से। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो हो, बिल्कुल जीरो, मतलब मैं जहां खड़ा हूं, आप मुझे मेजर कर रहे हैं, जहां खड़ा हूं वहां बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो, जरा सा भी मैं इधर उधर नहीं हो रहा हूं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन माने पोजीशन में एरर जीरो हो, तो मोमेंटम में एरर क्या हो जाएगी? क्वेश्चन आया, इफ अनसर्टेनिटी, क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो हो, तो व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम? व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम? तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। भाई डेल्टा एक्स अगर जीरो है और आपको यदि डेल्टा पी निकालना है और एच अपान 4 पाई होता है, तो बताओ जीरो नीचे चला जाएगा, और अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा, डेल्टा पी इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा। समझ आ गया? डेल्टा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यदि एक की अनसर्टेनिटी जीरो हो जाए तो दूसरे की अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उल्टा दे देता मैं कि यदि मान लीजिए डेल्टा पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो हो, तो डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी माने पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान रखना, ये लिख लें, एक का वैल्यू यदि जीरो हो, जीरो अनसर्टेनिटी हो, तो दूसरे की अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी पर, और डेल्टा पी आप अच्छे तरह से जान चुके हैं। अगली बात, अगर मान लो मैं बोलूं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम is same, what will be the uncertainty in velocity? What will be the uncertainty in the velocity? कैलकुलेट करो। ये आया नीट में आपको, ये आया नीट में। अभी अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम माने क्या बोल रहा है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और बच्चों अपन जानते हैं डेल्टा पी का वैल्यू काय के बराबर होता है, एम डेल्टा वी के बराबर होता है। तो ये भी एम डेल्टा वी हो गया और ये भी एम डेल्टा वी हो गया, दोनों एम डेल्टा वी हो गए। अब आप यहाँ पर दोनों एम डेल्टा वी रख दो। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू भी एम डेल्टा वी है, इंटू ये भी एम डेल्टा वी है, इक्वल टू एच अपान 4 पाई है। तो आप इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब बताओ, आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, तो आपको अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी निकालना है। डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई है और ये एम स्क्वायर है। अब आप इसका स्क्वायर, इसको वी डेल्टा वी इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो एच अपान एम इंटू 2 अपान पाई, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। एच अपान 2m और पाई, ये एच अपान पाई का स्क्वायर रूट है और ये 2m है ना, एम स्क्वायर लग रहा है, वो 2m कर देता हूं यहाँ पर। इस तरह से ये डेल्टा भी निकाल सकते हो आप। तो ये सिंपल से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, यही आते हैं, और क्या इसमें आएगा क्या। तो सिंपल है, बात क्लियर हो गई सबको। ये बच्चों ये बात क्लियर हो गई आपको पूरी? यस सर। अब देखो, इस तरह हम अनसर्टेनिटी के सिंपल क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कोई सा भी दिया जाए तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। हटा दें इसको। ये सिंपल हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हुआ। जरा सोचो एक और, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज आल्सो इक्वल आर ग्रेटर टू एच अपान 4 पाई। ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ध्यान देना, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल आर ग्रेटर टू एच अपान 4 पाई। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। आप टाइम और एनर्जी, यार मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि आपके पास जब एनर्जी होती है ना, तब आप टाइम को खूब खराब करते हो। जब एनर्जी ज्यादा होती है तब टाइम को खराब करते हो। जब तुम्हारे पास टाइम कम होता है तब एनर्जी लगाते हो। यदि तुम जरा सा बैलेंस कर लो, 11th और 12th में खतरनाक एनर्जी होती है बच्चों के अंदर, 10th से पास हुए आते हैं, लेकिन वो जरा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आते हैं तो पता नहीं शेर समझते हैं बिल्कुल, और पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। 11th वाले बच्चे जिसने भी पढ़ाई कर ली, 11th को जिसने संभाल लिया, माने उसने दुनिया की सारी चीज संभाल ली। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्लास है तो 11th है। वो चाहे कॉमर्स में देख लो, चाहे बायोलॉजी में देख लो, चाहे मैथ्स में देख लो, चाहे आर्ट्स में देख लो, किसी जगह भी देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ डिसाइडिंग क्लास होती है। क्योंकि पूरा 1 साल मिलता है पूरी तैयारी करने के लिए,
तो उस समय अपने पास एनर्जी होती है, टाइम भी होता है, बट एनर्जी को हम इस तरह लगाते हैं, कम एनर्जी लगाते हैं और टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं एलिमेंट की। तो बच्चों एनर्जी एंड टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट भी h अपान 4 पाई के इक्वल या उससे ज्यादा होता है, यह भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये आया है नीट में आपको। ध्यान देना। अब हमारा डी ब्रोगली कहता है लैम्डा इक्वल टू h अपान एम वी। सब जानते हैं डी ब्रोगली की, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। और ये किसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ? फॉर मैटर वेव। मैटर वेव का मतलब चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल ले लो, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है। और सोचो कि बोर ने भी बोला था, बोर को मालूम नहीं था, ये वाली बात नहीं मालूम थी, लेकिन बोर ने, आपको याद दिला रहा हूं कि एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपान 2 पाई, ये बोर ने बोला था, लेकिन बोर ने उस चीज को समझ नहीं पाया था। अब सोचो कि अगर मान लो मैं 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दूं और उधर आर को शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, जरा सोचो। यहां क्या बचेगा? आर को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपान एम बी, ये लिख दिया मैंने। या 2 पाई को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 2 पाई आर हो गया, एम बी इधर लिख दिया। अब बताओ एच अपान एम बी क्या है? ये देखो एच अपान एम बी क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, यानी अब इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? मैटर वेव है। और अब यहां पर फिर ड्रॉबैक हमको मिलता है किसका? आपके बोर साहब का। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का पाथ तो ये होना चाहिए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? वेव। और वेव चलेगा तो ध्यान से सुनना, ये देखिए 2 पाई आर, आप इतने यहां से यहां तक की लेंथ नाप सकते हैं, ये यहां से यहां तक की पूरी लेंथ अपन नाप सकते हैं। अगर मैं इसको जोड़ दूं, ऐसा दोनों टर्मिनल में ऐसे जोड़ दूं तो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट बन गया। और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर क्या होती है बोलो? सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस काय के बराबर है? एन टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। इसको आप यहां से तोड़ दो, इस ऑर्बिट को आप यहां से तोड़ दो तो ये लाइन हो गई। तो अपन एस की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से यहां तक लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम यहां से यहां तक लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, माने हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस, और हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा इस तरह से। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट वेव बन रही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट वेव। यहां से यहां तक आपका एक वेव हुआ, यहां से यहां तक आपका ये पूरा लूप, ये दूसरा वेव हुआ, और ये तीसरा वेव हुआ। तो यहां पर एक वेव, ये एक वेव यहां से यहां तक 8 लैम्डा है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो बताइए एन का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब ये 3 वेव बन रही है यहां पर। एक वेव ये बन रही है, एक वेव ये बन रही है, और एक वेव ये बन रही है। 3 वेव बन रही है। तो नंबर आप एन कैलकुलेट कर सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहां पर एन आप समझ गए होंगे, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा इसमें। तो हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द orbit is n times of the wavelength. Circumference of the orbit is n times of the wavelength. तो लिखिए, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कितनी वेव बनी? 3। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 वेव बन रही हैं,
इसका मतलब ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो, ये ऑर्बिट का n का वैल्यू 3 हो गया, इस ऑर्बिट का n का वैल्यू 3 हो गया। अगर मैं आपको वेवलेंथ दूं, अगर मैं आपको वेवलेंथ दूं, ये लैम्डा दे दूं, तो दूसरा आपका फिर ये आ जाएगा, दूसरा लैम्डा, और ये फिर आपका फिर ये तीसरा लैम्डा, तो 3 लैम्डा आपके बनेंगे। इसका मतलब ये जो ऑर्बिट जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। बोलो क्लियर हो गया ये आपको? अब बताओ, अगर आपको क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए कि ऑर्बिट n का वैल्यू 3 हो, ऑर्बिट n का वैल्यू 3 हो, तो इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा? तो हमारा आंसर हो गया 3 वेव बनाएगा। समझ आ गया? हमारा आंसर हो गया 3 वेव बनेगी। बोलो ये क्लियर हो गया? अगर मैंने आपको n का वैल्यू 6 दे दिया तो बताओ नंबर ऑफ वेव कितने होने चाहिए? 6 होंगे, n के बराबर ही होंगे, n के बराबर होंगे। तो जो सरकमफेरेंस है, ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है वो n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ होगा। ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है वो n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ होगा। यदि n का वैल्यू 6 है तो हमको 6 वेव्स मिलेंगे। n का वैल्यू 6 है तो हमको 6 वेव मिलेंगे। n का वैल्यू 3 है तो हमको 3 वेव मिले। या किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 वेव बना रहा है तो वो ऑर्बिट नंबर 4 होगा, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा। बोलो बात क्लियर हो गई आपको ये? तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेव्स मेड by an electron in a given orbit। आपको जो भी ऑर्बिट दिया जाए तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट इज इक्वल टू n। ये देखिए, यदि आपको n का वैल्यू 6 दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स भी 6 बनेंगी। यदि आपको n का वैल्यू 3 दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स 3 बनेंगी। यदि आपको वेव दिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ वेव 6 दी जा रही है, तो ऑर्बिट कौन सा होगा? 6 होगा। और यदि ऑर्बिट 6 होगा तो उसमें सब ऑर्बिट, उसमें ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने घूम सकते हैं वो सब पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान दीजिए, इस तरह हम ये सारी बातें हाइजेनबर्ग के संबंध में कर सकते हैं। बताओ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ आ गया सब लोग को? उसकी पूरी बात और क्या डिफरेंस है बोर में और क्या डिफरेंस है हाइजेनबर्ग के मॉडल में। तो हाइजेनबर्ग ने जो समझाया वो मैंने आपको पूरी बात समझा दी। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, अगला मॉडल आता है समरफील्ड। हालांकि इसका इतना ज्यादा रोल नहीं रहा, बस समरफील्ड ने एक बात बहुत अच्छी बोली। समरफील्ड कहता है कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट की कंसेप्ट समरफील्ड से ही डेवलप हुई। तो अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड, सब ऑर्बिट ऑर्बिट कंटेंस सब ऑर्बिट, ऑर्बिट कंटेंस सब ऑर्बिट। तो यह बात आपको समझनी है। बस समरफील्ड मॉडल में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि समरफील्ड ने कहा कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। इसका मतलब उसने सेकेंडरी क्वांटम नंबर प्रपोज कर दिया, जिसे आजकल हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर समरफील्ड क्वांटम नंबर से थोड़ा एडवांस और थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट यहीं से डेवलप हुआ। तो लिखिए
देखिए सेकेंडरी concept of secondary quantum number was proposed by Sommerfeld. secondary quantum number, secondary, उसने उस समय इसका नाम secondary quantum number दिया था क्योंकि एन बोर, देखना ध्यान से सुनना बच्चों, बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्बिट, मेन ऑर्बिट, मेन सेल होता है। तो बच्चों मेन सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस मेन सेल, और मेन सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसने दी थी, बोर ने। बोर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। तो बोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, लेकिन समरफेल्ड एल माने एजीमुथल, अब अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं नाम देंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है प्राइमरी क्वांटम नंबर, प्राइमरी क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है प्राइमरी क्वांटम नंबर। तो समरफील्ड के अकॉर्डिंग ये जो क्वांटम नंबर आप डेवलप कर रहे हैं ये हो गया सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसे उसने के बोला था, जिसे उसने के बोला था। और के का वैल्यू उसने दिया था 1 2 3 4 ऐसा उसने दिया था। के का वैल्यू उसने 0 नहीं दिया था, ये उसकी प्रॉब्लम। उसने समझ तो चुका था, उसने बात तो पूरी समझ चुका था कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, उसने बात पूरी समझ चुका था, लेकिन उसने के का वैल्यू 1 2 3 4 दिया था, 0 नहीं दिया था। आजकल हम जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आजकल हम ध्यान से सुन लेना ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इस सेकेंडरी क्वांटम नंबर को आजकल हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यही सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। और मैं आपको एक पूरी बात समझा चुका हूं, जिसे एल से डिनोट करते हैं, जबकि समरफील्ड ने इसे के से डिनोट किया। और एल के वैल्यूज हम अब हम जो एल के वैल्यूज पढ़ते हैं मॉडर्न फेज में, वो 0 1 2 3 पढ़ते हैं। 0 किसके लिए पढ़ते हैं, एस के लिए, पी के लिए पढ़ते हैं 1, डी के लिए पढ़ते हैं 2, एफ के लिए पढ़ते हैं 3। तो ये एसपीडीएफ हमारे लिए आजकल मॉडर्न एज में, तो आप इससे एकदम डिफरेंस समझ लेंगे, पर डेवलपमेंट यहीं से इसका हुआ है। तो समरफील्ड ने सेकेंडरी क्वांटम नंबर को प्रपोज किया, के का वैल्यू उसने उसका नाम के दिया, 1 2 3 4 बोला, और उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसको हटा रहा हूं है ना, अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड, ध्यान से सुनिएगा, एन तो बोर ने एक्सप्लेन कर ही चुका था, एन के वैल्यू तो 1 2 3 4 5 होते ही हैं, एन के वैल्यू तो 1 2 3 4 5 होते ही हैं, ये तो बोर ने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे के वैल्यू भी मैंने ऐसे लिख दिए हैं। और हमारा समरफील्ड कहता है कि ये न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इलांग इस तरह से ऑर्बिट, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इस तरह से। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट ये, और लास्ट में ये देखिए, तो ये बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, ये हो गया सर्कुलर ऑर्बिट। और ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये भी इलिप्टिकल है, ये सब इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये भी इलिप्टिकल है और ये भी इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल। तो इस तरह उसने, समरफील्ड ने कहा कि इस तरह ऑर्बिट के 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। ध्यान से सुनना, एक मेजर एक्सिस है, ये देखिए, ये सर्कुलर में, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा, सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा तो बिल्कुल सारे एक्सिस एक जैसे हो जाएंगे। तो ये इसका मेजर एक्सिस हो गया, और ये इसका माइनर एक्सिस हो गया, ये माइनर है, ये इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, और ये वाले का ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, इस वाले का ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, और ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो 2 प्रकार के एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस है उसको बोला गया था, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एन, और माइनर एक्सिस को बोला गया के। तो ध्यान से सुनिएगा,
n का वैल्यू ये लिखा है और l का वैल्यू ये लिखा है। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर n का वैल्यू, इफ ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 है तो k के वैल्यू भी 4 होंगे, 1 2 3 4, ये k के वैल्यू। ध्यान से सुनना, n का एक ही वैल्यू है, n का एक ही वैल्यू जो 4 दे रहे हैं, माने आरबिट 4 दे रहे हैं आपको, आरबिट 4, तो उसमें सब आरबिट 4 होंगे। ये देखो 4s 4p 4d 4f, पर ये मॉडर्न कंसेप्ट है और ये समरफील्ड का कंसेप्ट है, ध्यान समझ लेना। दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ समरफील्ड इन विच n का वैल्यू 4 दिया है तो k के भी 4 वैल्यू होंगे, 1 2 3 4। मॉडर्न में इसे एसपीडीएफ कहा 0 1 2 3 और समरफील्ड ने इसे 1 2 3 4 कहा। ये 4 अलग अलग वैल्यू है, मतलब उसने ये बता दिया था कि यदि जो आर्बिट है उस आर्बिट में जितने, जो आर्बिट का नंबर है उसमें उतने ही सब आर्बिट होंगे। माने 4 में 4 सब आर्बिट मैंने आपको पढ़ाया है जिस समय मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर समझा रहा था। आप सेकंड क्लास देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो n का वैल्यू यदि 4 है तो सब आर्बिट भी इसमें 4 होंगे, और कौन कौन से होंगे, s 4s 4p 4d 4s, और उनके वैल्यूज क्या होंगे, 4s के लिए s का वैल्यू 0 होगा, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। लेकिन यहाँ समरफील्ड के केस में ये 1 2 3 4 है और समरफील्ड ने उसे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का नाम दिया। ये माइनर एक्सिस हो गई और ये मेजर एक्सिस हो गई। तो समरफील्ड कहता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस n upon k equal to n upon k, equal to n upon k, length of major axis upon length of minor axis equal to n upon k। ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेजर एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, और ये माइनर एक्सिस है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आजकल हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह इसको हम यदि मैं n का वैल्यू तो हर केस में 4 रहेगा, n का वैल्यू मैंने एग्जांपल 4 लिया है, ये n का वैल्यू तो हर केस में 4 रहेगा, 4 हर केस में 4 है, ठीक है। लेकिन k का वैल्यू यदि 1 है, k का वैल्यू यदि 1 है तो ये आपका 4/k होगी लेंथ, ये इधर लिख रहा हूं मैं 4/1 पहला हो गया केस, दूसरा हो गया 4/2, तीसरा हो गया 4/3 और चौथा हो गया 4/4। तो यदि मान लीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए, ये देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए तो ये n/k का वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो ये आर्बिट सर्कुलर हो जाएगा। ये देखिए ये सर्कुलर आर्बिट हो जाएगा। तो आर्बिट आपका सर्कुलर तब होगा, according to the Sommerfeld, orbit will be circular when the length of major axis and minor axis is same। तो हम समझ गए बात को कि भाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो जाए तो बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा। पर ये कब, तो n का वैल्यू और k का वैल्यू दोनों का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्राइमरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर दोनों के वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो यह आर्बिट सर्कुलर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई आपको? बच्चों बात क्लियर हो गई आपको? When orbit will be circular? ऑर्बिट कब सर्कुलर होगा? जब बच्चों जैसा देखें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगी तो ऑर्बिट सर्कुलर हो जाएगा। ये सर्कुलर हो गया, जिसे आप 4s बोल सकते हैं। s सर्कुलर होता है,
फिर ये 4p हो जाएगा, 4d 4f हो जाएगा। तो इस तरह हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बताइए आपको कोई दिक्कत हो इसमें? तो सर्कुलर ऑर्बिट क्लियर हो गया। क्वेश्चन आए कि सर्कुलर ऑर्बिट कब होगा, तो लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगी। और ये कब इक्वल होगी? जब प्राइमरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर के वैल्यूज बराबर हो जाएंगे, तो यह 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो आपका ऑर्बिट सर्कुलर हो जाएगा। तो अब बताइए आप, ये समरफील्ड मॉडल क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ समरफील्ड मॉडल में? तो समरफील्ड ने सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको आजकल हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसको उसने डिस्कवर किया, पर उसने वैल्यू वो नहीं दी। ध्यान से सुन लेना, नहीं तो गड़बड़ कर दो। उसने वैल्यू वो नहीं दी जो हम आजकल एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं। और मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया है। अब बताइए आपको हाइजेनबर्ग और इनसे रिलेटेड बातें क्लियर हो गई? जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि सपोज वेलोसिटी क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is 10 to the power 6, वो ज्यादा हो गई, 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ अनसर्टेनिटी ये आप इलेक्ट्रॉन ही ले लो, चलो इलेक्ट्रॉन ही कर लेते हैं। ठीक है। इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी is 10%, if uncertainty in the velocity is 10%, what will be the uncertainty in position? ये मैंने ऐसे मन से बना दिया इस क्वेश्चन को, मतलब ये आप ये डेटा मन से लिख दिए हैं ऐसे ही। सिर्फ अब आपको ये एक्यूरेट आए तो आपको समझ लेना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बताइए क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये आप जानते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपान 4 पाई एम, ये आप जानते हैं। पी इक्वल टू एम भी यहाँ पे एम लिख दूं पहले, ये आप जानते हैं। अब बताओ आपको क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम डेल्टा वी, ये आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, पर अनसर्टेनिटी है 10%। ध्यान से सुनना, 10% का मतलब आपको 10 नंबर मिले 100 में से, आपको 100 में से 10 नंबर मिले तो कितने परसेंट हुए? 10%। या आप बोले 10 में से कितने मिले? 1, तो भी 10%। तो बताओ वेलोसिटी 10% है, माने 100 में से 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो तो अनसर्टेनिटी है 10%। अनसर्टेनिटी है 10। बात समझ आ गई? 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आप चल रहे हो, पर एरर हमें मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की। अगर 100 मीटर पर सेकेंड में 10 की एरर है तो 10 to the power 4 में कितने की एरर होनी चाहिए? तो आप 10 into 10 की पावर 4 अपान 100, ये आ जाएगा। ये एरर आ गई आपकी। समझ आ गया आपको? कितना आ गया? एक ये कैंसिल हो गया और एक ये 10 to the power 3 आ गया। ये आपकी एरर आ गई 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड की।
ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड में 10 की एरर है, तो इतने में कितने की एरर आ गई, इतने की एरर। ये एरर हालांकि बहुत ज्यादा है, मैं तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको ये वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर रख दीजिए एच, आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻34। और ये जो डेल्टा बी है, ये जो डेल्टा बी है, ये आपका ये हो गया 10⁻3। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, तो ये आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। कर लोगे इसे सॉल्व? अब इसे सॉल्व आप कर लीजिए, समझ आ गया? तो कैसे समझना, इस बात को समझना कि यदि 10% दिया है, 1% दिया है, कुछ भी दिया है, तो 10% एरर 100 में है, तो इतने में कितनी। अब ये चाहे पोजीशन में दे, चाहे वेलोसिटी में दे, चाहे मोमेंटम में दे, किसी में भी दे, अगर आप समझ गए इस बात को अच्छे से, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो इसे नोट करें। तो यहां तक की पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसको इलेक्ट्रॉन वेव मॉडल भी कहेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल, ये हमारा टॉपिक रहेगा। वेव और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऑर्बिटल साई स्क्वायर, इनके रेडियस के साथ ग्राफ, इसका 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 वर्सेस वर्सेस रेडियस, या रेडियस की बजाय रेडियल लेंथ, ठीक है, ये लेंथ बोलेंगे हम इसको, रेडियस नहीं बोलना चाहिए, बोल रहे तो वो भी गलत नहीं है, तो रेडियल लेंथ, उनके सारे ग्राफ आपको समझाऊंगा मैं। और ग्राफ पर एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जो आपको दिया है उससे रिलेटेड सारी बातें, और ध्यान से सुनिए, पूरे ऑर्बिटल एस पी डी एफ, उनके पूरे नोट्स, उनके सारे नोट्स, एंगुलर नोट्स, ध्यान दे देना, एंगुलर नोड, सर क्या बोलते, स्फेरिकल नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड, उनके नोडल प्लेन, उनमें कहां पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पर ज्यादा है, कहां पर जीरो हो गई है, उनके बीच कैसे ग्राफ है, ये पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड एक एक बातें, और जो आपको नीट में आ सकता है वो सारी बातें अगली क्लास में मैं पूरी फिनिश करूंगा। और अगली क्लास में आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये वाला पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा, और एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अगली क्लास में फिनिश करेंगे। फिर आप इससे क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन तो साथ में करते ही जाइए। क्वेश्चन का तरीका तो ये है कि आज आपने हाइजेनबर्ग पढ़ा, तो हाइजेनबर्ग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालें। आपने क्वांटम नंबर पढ़ा, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के सॉल्व कर डालें। एनसीईआरटी की एक लाइन, उसका एग्जाम्पलर, इंटेक्स्ट और लास्ट पेज पर दिए
क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। कोई फालतू बुक से तैयारी नहीं करें, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई एक बुक अच्छी ले लें आप, जो चाहें। सबसे अच्छी जो मुझे लगती है इस समय जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल है, लैंग्वेज वाइज है, आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ले सकते हैं। वैसे तो सभी अच्छी हैं, अरिहंत भी ले सकते हैं, जीआरबी की भी बढ़िया है, सब बुक्स तो सारी अच्छी हैं, कोई सी भी है जो आपके पास हो वो सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। चलिए रखते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सबको अच्छे से बात समझ आ गई आज की क्लास की कि नहीं आई, ये बताइए। सबको अच्छे से बात समझ आ गई इस क्लास की? यस सर। तो बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, पर मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप प्लीज एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, पिछले साल के पेपर्स पर फोकस कीजिए। सबसे पहला काम ये करना है कि आपके, बार बार बोलता हूँ, इस तरफ आपकी एनसीईआरटी, इस तरफ आपकी क्या बोलते हैं पिछले साल के पेपर, और सामने मेरी कॉपी। क्योंकि कॉपी में जो हम लिखते हैं, समझते हैं, जो फिगर बनाते हैं, जो लैंग्वेज लिखते हैं, जो इंक यूज करते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं, वो सब हमारे माइंड में छप जाता है और हमसे फिर मिस्टेक नहीं होती है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस है, बस। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में देखते हैं।